Hello, NEET aspirants. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बायोलॉजी और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर दिवाकर सर। बच्चों, नीट 2023 का आगाज हो चुका है और मैंने देखा कि जैसे ही इस एग्जाम की घोषणा हुई, बच्चे प्रेशर में आ गए। प्रेशर आपके परफॉर्मेंस को सिर्फ और सिर्फ डाउन करता है। यदि परफॉर्मेंस डाउन हो गया तो क्वालिफाई कैसे करोगे? नीट क्वालिफाई करने के लिए क्या जरूरी है कि एग्जाम तक खुद को मोटिवेटेड रखना। कैसे रखोगे मोटिवेटेड खुद को? मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ सक्सेस मंत्रास है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने को मोटिवेटेड रख सकते हो। लेकिन उन सक्सेस मंत्रास के पहले थोड़ा मैं आपको अपने बारे में बताऊं। बच्चों, मेरी बायोलॉजी टीचिंग की लगभग 25 इयर्स की जर्नी रही और इन 25 इयर्स में मेरा जो मेन फोकस रहा है वो नीट ओरिएंटेड स्टडी पर ही रहा है। तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रखता हूँ मैं इस फील्ड का। और इस जर्नी के दौरान हमने हज़ारों बच्चों को उसके गोल तक पहुँचने में हेल्प करी है। हज़ारों बच्चों जो डॉक्टर बनना चाहते थे, वो बन पाए। तो क्या वो सारे बच्चे जो डॉक्टर बन पाए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे? मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। कुछ ज़रूर अच्छे थे बहुत, एवरेज से बहुत अच्छे थे। लेकिन हमने मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को जो हमारे पास आए और वो डॉक्टर बन पाए, वो एवरेज थे या बिलो एवरेज थे। तो आप कहोगे कि बिलो एवरेज बच्चा कैसे नीट क्वालिफाई कर सकता है? कर सकता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए। जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। हमने क्या देखा है आपको बताओ कि बच्चे अभी मेडिकल क्वालिफाई करे नहीं हैं और मेडिकल कॉलेज की बुक पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमने कई बच्चों के पास देखा है कि गाइटिन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बड़ी फेमस बुक है, जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, वो पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, जो नीट एग्ज़ाम है, वो एनसीईआरटी बेस्ड है। पहले एनसीईआरटी तो पढ़ लो अच्छे से। एनसीईआरटी पढ़ कर के तुम मेडिकल कॉलेज पहुँचोगे। गाइटिन की बुक पढ़ के थोड़ी पहुँचोगे। जब एक बार मेडिकल कॉलेज में पहुँच गए, तो पढ़ते रहो, गाइटिन पढ़ो, गेनोन पढ़ो, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए। लेकिन अभी जो है सबसे ज़रूरी है एनसीईआरटी बुक्स को अपना साथी बनाना, अपना मित्र बनो। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने की कोशिश करो। एनसीईआरटी के कई हिडन फैक्ट्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करो। मैं जो अपना यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ, मेरा पर्पस यही है, गोल ओरिएंटेड स्टडी कराने का, कि जो आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुँचने में हेल्प करेंगे। किस तरह से मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, वो ऐसे कि जैसे अभी जो बाकी के बचे हुए कुछ मंथ्स हैं, 5-6 महीने हैं अभी बचे हुए आपके पास। तो इस दौरान ये यदि मैं कहूँ कि मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ा दूँगा, तो ये कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि 5-6 महीनों में रिवाइज़ कराया जा सकता है, पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जा सकता। ये 2 साल का कोर्स है और 2 साल के कोर्स को आप 4-5 महीनों में कैसे पढ़ा सकते हैं? तो एज़ ए टीचर और इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद मुझे इतना तो पता चल ही गया कि किस चैप्टर में बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चों को 75% तो आते हैं, लेकिन 25% नहीं आते। वो 25% को फोकस करना, ये हमारे इस चैनल का पर्पस है। फिलहाल अभी वो चीज़ जो आपके आसानी से समझ में नहीं आते, तो आप क्या करते हो? स्किप कर जाते हो। आप स्किप कर गए और वहीं से क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे? तो क्वेश्चन आ गया तो आप स्किप कर गए, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता है कि एक क्वेश्चन रह जाना, एक क्वेश्चन मतलब आप 5 मार्क्स पीछे हो गए और 5 मार्क्स से पीछे हो जाना आपको हज़ारों रैंक पीछे धकेल सकता है।
तो रेस में बने रहने के लिए बायोलॉजी को तो स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। ऐसा अक्सर बच्चे देखता हूँ कि मैं जो मेडिकल प्रिपरेशन करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिज़िक्स और केमिस्ट्री को देते हैं और फैक्ट क्या है कि बायोलॉजी 50% वेटेज रखता है इस एग्ज़ाम में। तो बायोलॉजी को तो थोड़ा समय देना पड़ेगा ना। आप बायोलॉजी को बिल्कुल समय नहीं देते क्योंकि आपको ये लगता है कि अ, बायोलॉजी थ्योरेटिकल है, वो तो हम कर लेंगे और वो करने के चक्कर में रह जाते हैं। हमने देखे हैं ऐसे बच्चों के रिज़ल्ट जो ये दावा करते हैं कि उनकी बायोलॉजी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और उनके बायोलॉजी में मार्क्स बहुत कम है। आपको लगता है कि अभी जो कट ऑफ जाता है, उस कट ऑफ में यदि 330 प्लस मार्क्स आपके नहीं है बायोलॉजी में, तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सूटेबल हो? बिल्कुल नहीं। तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो यार। इस फैक्ट को यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम में फँसोगे। फिर क्या करोगे? 1 साल ड्रॉप करोगे, 2 साल ड्रॉप करोगे। ड्रॉपर बच्चों के साथ तो और भी प्रॉब्लम है। वो तो मानते ही नहीं कि बायोलॉजी उनकी वीक है, जबकि उनके बायोलॉजी में 200 मार्क्स, 250 मार्क्स है और 250 मार्क्स ला कर के आप ये समझ सकते हो कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सूटेबल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि आने वाले समय में लगभग डेली ही बेसिस पर मैं उन चैप्टर्स के जो यूज़फुल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक साथ लाने की कोशिश करूँगा। उसको ईज़ी वे में बताने की कोशिश करूँगा और अ, डेली बेसिस पर कुछ न कुछ अ, क्वेश्चंस जो ट्रिकी क्वेश्चंस स्पेशली होते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप मुझे फ़ॉलो करते हैं अभी से लेकर के एग्ज़ाम्स तक, तो आपके मार्क्स जो हैं, वो रिस्पेक्टेबल मार्क्स तक पहुँच जाएँगे। मतलब बायोलॉजी में यदि आप 330 प्लस ले आते हैं, इन 4-5 महीनों में मुझे फ़ॉलो करके, तो ये एक बड़ा गेन होगा और 330 प्लस मार्क्स यदि आप ले आते हो और फिज़िक्स, केमिस्ट्री में भी एक स्टैंडर्ड एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स ले आते हो, तो आपके कम्पीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों ऐसा है कि मैं चाहूँगा कि इन बाकी बचे हुए समय को आप यूटिलाइज़ करो। अ, 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पर एनसीईआरटी की बुक जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक है, उसे पढ़ो। अ, कई बार ऐसा होता है कि अ, आप लगता है कि चीज़ों को रिपीट कर रहे हो, बार-बार रिपीट कर रहे हो, बार-बार रिपीट कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रिपीट करते रहो, क्योंकि रिपिटेशन से ही कंडीशनिंग होगी। आप तो बायोलॉजी के बच्चे हैं और कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे-जैसे आप चीज़ों को रिपीट करोगे, जितनी बार रिवाइज़ करोगे क्योंकि बायोलॉजी के लिए एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस को 40 मिनट्स में सॉल्व करने की कोशिश करो। यदि आपने 40 मिनट्स में बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो 20% 20 मिनट्स टाइम जो बचता है, वो आप फिज़िक्स में दे पाओगे और यदि बायोलॉजी में आपने 1 घंटे से ज़्यादा लगा दिया, तो प्रेशर में आ जाओगे, रिज़ल्ट फिर होना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है कि 2 चीज़ पर काम करना है। एक तो एक्यूरेसी पर काम करना है। एक्यूरेसी पर तभी होगा जब बार-बार आप चीज़ों को पढ़ो। क्वेश्चन को देखते ही आंसर दिमाग में है। अब सोचने लगे तब तो गए फिर। तो मैं इन सब के लिए बाकी के 4-5 महीनों में आपको ट्रेन करने वाला हूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम में अपने को प्रेज़ेंट करेंगे, एग्ज़ाम में जाते हुए आपके मन में क्या-क्या होना चाहिए, किस तरह से टाइम को मैनेज करेंगे। ये सारी बातें यदि आप कर पाएँगे तो आप अपने गोल के काफ़ी करीब पहुँच जाएँगे। तो बच्चों एक चीज़ और आखिर में मैं बताना चाहूँगा कि कोट अ, स्वामी विवेकानंद जी का कोट है जो हमने स्कूल की दीवारों पर पहली बार लिखा हुआ पढ़ा था और वो कोट मुझे बहुत ही पसंद है। और ये कोट आपको गोल ओरिएंटेड रखता है। वो कोट ये इस तरह से था कि राइज़ आपने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा। लेकिन क्योंकि ये कोट मुझे पसंद है और बच्चों को इस कोट को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कोट इस तरह से था कि राइज़, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। जागो
उठो, जागो और तब तक कोशिश करते रहो जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लो। ये कोट आपको हमेशा अपने गोल ओरिएंटेड स्टडी के लिए कंपेल करेगा। तो बच्चों आखिर में एक बात मैं कह के इसे बंद करना चाहूँगा कि कल से मैं एक नए-नए कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा अपने इस चैनल पर और वो कॉन्सेप्ट यदि आपको ऐसा लगे कि यूज़फुल है, आपको किसी न किसी तरह से हेल्प कर रहा है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके, इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। आप कमेंट करके हमें मेल करके फ़ोन नंबर के ज़रिए फ़ोन के ज़रिए आप हमें पूछ सकते हैं। अपने डाउट्स डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो बनाने को कह सकते हैं। अब से लेकर के जो बाकी बचे हुए समय है, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन सब्सक्राइब तभी करें जब आपको ये ऐसा लगे कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है। थैंक यू। आज इतना ही। इंतज़ार करिए कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। थैंक यू।